हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त तरीके से रह रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा गैरसैंण में अभी वर्ष 2023-24 वित्तीय वर्ष का बजट पेश कर दिया गया है। तो ये बजट हमारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। हम देखेंगे यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और ये प्री और मेंस दोनों लेवल के लिए इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी। जैसे कि अभी आप लोगों ने एग्ज़ाम दिए होंगे, अपर पीसीएस मेंस का पेपर दिया होगा या फिर लोअर पीसीएस मेंस का। तो उत्तराखंड के यहाँ पर से करंट अफेयर में बजट से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो मैंने इस वीडियो को इस लिहाज से बनाया है जिससे कि प्री और मेंस दोनों के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप नए होंगे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। दोस्तों, अभी बजट 2023 भारत का भी यहाँ पर मैंने आप लोगों को विश्लेषण किया था। 33 मिनट की वीडियो थी और इसमें अगर आप लोगों ने अपर पीसीएस मेंस का पेपर देखा होगा, मैंने आप लोगों को पेपर कराए थे जिसमें बजट 2023 के यहाँ पर एक मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया था। तो डायरेक्टली अगर यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को प्री और मेंस दोनों लेवल के लिए तैयारी है जो कि बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। तो आप लोग इस बजट को भी देखना। यहाँ पर अभी जो हमारा कनिष्ठ का एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर से बजट से क्वेश्चन पूछ लिया था। तो ये आप लोग अगर इस वीडियो को देखेंगे तो डेफिनेटली आने वाले एग्ज़ाम में भी भारत के बजट और उत्तराखंड के बजट से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आप लोगों के लिए ये दोनों क्लास इंपॉर्टेंट रहेंगी, ठीक है ना। इसके अलावा आप डेली करंट अफेयर भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें हम टॉप 5 करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। प्ले बनी है, आप लोग देखेंगे, ठीक है ना। चलिए बजट की अगर हम बात करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं इसको। वित्तीय वर्ष 2023-24 का ये बजट है। आप लोगों से बहुत बार एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वित्तीय वर्ष कब से कब तक का होता है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का वित्तीय वर्ष होता है। और यहाँ पर वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के द्वारा अमृतकाल का पहला बजट पेश किया गया है। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। 15 मार्च 2023 को कहाँ पर? गैरसैंण विधानसभा में, ठीक है ना। ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम बात करेंगे दोस्तों, भारत के संविधान में बजट से लेके क्या प्रावधान किए गए हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 202 यहाँ पर बजट के बारे में बात करता है, लेकिन संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। हमारे संविधान में 202 अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र किया गया है। इसमें यह कहा गया है कि राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए राज्य विधानसभा के सदन में उस राज्य के लिए 1 वर्ष का बजट का प्रावधान करेंगे। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर बजट का संबंध हमारे जो संविधान है उसमें नहीं किया गया है। हमारे संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में जानकारी दी गई है जिसको हम आमतौर पर बजट के नाम से जानते हैं। अगर हम बजट की बात करेंगे दोस्तों, बजट क्या होता है, जैसे कि आप लोग अपने 1 महीने के पॉकेट मनी मान लो कि आपकी पॉकेट मनी 1 महीने में कितनी आ रही है और आप लोग 1 महीने में कितनी पॉकेट मनी को खर्च कर दे रहे हैं। तो यही बजट है। और इसमें अगर आप लोगों को कहीं से कर्ज मांगना पड़ गया या उधार मांगना पड़ गया तो ये भी बजट के अंतर्गत आप लोगों को अपनी पॉकेट मनी को सेव करना पड़ेगा। आने वाले समय में आपको कर्ज चुकाना पड़ेगा। तो ये सभी समावेश जो है अपने आय और व्यय का, तो इसी समावेश को हम बजट कहते हैं। और सरकार के द्वारा, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार के द्वारा, 1 साल के लिए जो भी ये वित्तीय विवरण तैयार किया जाता है उसको हम बजट के नाम से जानते हैं। तो आई होप आप लोगों को बजट के बारे में थोड़ी सी जो बेसिक है वो जानकारी पता चल गई होगी। अब हम डिस्कस करेंगे महत्वपूर्ण चीज़ें। 2023-24 का बजट उत्तराखंड के महत्वपूर्ण हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कितना बजट पारित किया गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कुल बजट की तो 77,407.08 करोड़ रुपए का यहाँ पर बजट पारित किया गया है और ये पिछले वर्ष से 18% अधिक है, ठीक है ना। जैसे कि आप लोगों को पता है भारत एक विकासशील देश है, तो हर चीज़ें हर साल दर साल बढ़ती जाती हैं। तो इनकम भी बढ़ती जाती है तो बजट भी बढ़ना यहाँ पर स्वाभाविक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कुल प्राप्तियाँ, ठीक है ना, टोटल रिसिप्ट की अगर बात करेंगे हम 76,592.54 करोड़ रुपए यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। कुल राजस्व प्राप्तियों की अगर हम बात करेंगे 57,057.26 करोड़ रुपए। आप लोगों को इनको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ कुल बजट को याद कर सकते हैं, ठीक है ना।
और अगर हम बात करेंगे कुल राजस्व प्राप्तियां, ये राजस्व प्राप्तियां क्या क्या होती हैं, जैसे कि कर राजस्व हो गया, कर के अलावा जितनी भी राजस्व भारत सरकार उत्तराखंड सरकार को प्राप्त होती है उनको हम कर राजस्व प्राप्तियों के रूप में जानते हैं। अगर हम बात करेंगे दोस्तों पूंजी प्राप्तियां, ठीक है ना, कैपिटल रिसिप्ट की अगर बात करेंगे तो 19,535.28 करोड़ रुपए की यहाँ पर पूंजी प्राप्त हो रही है। जैसे कि हम बात करेंगे ऋणों की वसूली करना, उधार या अन्य देयताएं जो भी होती हैं वो पूंजी प्राप्तियों के अंतर्गत आ जाती हैं। दोस्तों राजकोषीय घाटे की अगर बात करेंगे, राजकोषीय घाटे का मतलब होता है जैसे कि जो इनकम है और जो एक्सपेंडिचर है उनके बीच का जो अंतर है उसको हम राजकोषीय घाटा कहते हैं। तो राजकोषीय घाटा अभी उत्तराखंड सरकार का फिजिकल डेफिसिट कितना है ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, पूछा भी जाता भी है राजकोषीय घाटा। तो 9,046.91 करोड़ रुपए, आप लोग 9,000 ध्यान में रखो, वहाँ पर एग्जाम में अगर इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा तो आप लोग कर ले जाएंगे। तो 9,046 करोड़ रुपए हैं जो कि राजकोषीय घाटा उत्तराखंड सरकार का इस वर्ष का माना जा रहा है। प्रारंभिक घाटा की अगर बात करेंगे तो 2,885, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट राजकोषीय घाटा को आप लोगों को याद करना ही पड़ेगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण और चीज़ें, जैसे कि हम बात करेंगे हमारे पास इनकम कहाँ से आती है। ये क्वेश्चन आपके प्री और मेंस दोनों के लिए है, क्योंकि मेंस में आप लोगों से ये पूछा जाएगा उत्तराखंड राज्य सरकार की आय के प्रमुख स्रोतों के बारे में आप लोग चर्चा करें या फिर मुख्य आय के स्रोत क्या हैं, तब आप लोग इन चीज़ों को दिखा सकते हैं। अगर आप लोग इनके डेटा को साथ में लेके चलेंगे तो ये एक बहुत अच्छा आंसर बन जाएगा आपके मेंस एग्जाम के लिए। लेकिन प्री एग्जाम के लिए क्या पूछा जाएगा उसको भी हम डिस्कस करेंगे। देखो उत्तराखंड सरकार को रुपया कहाँ से आता है, ठीक है ना, तो रुपया कहाँ से आता है सबसे ज़्यादा आप लोगों से पूछा, ये एग्जाम में पूछा गया है बाकायदा प्री लेवल में। तो केंद्र सरकार से सहायता अनुदान उत्तराखंड सरकार को सर्वाधिक मात्रा में होती है। ये मेरे ख्याल से पटवारी लेखपाल के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, तो एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 27.07% है जो कि हमको केंद्र सरकार से अनुदान के रूप में सहायता प्राप्त होती है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोगों को प्री पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है और मेंस के लिए तो आप लोगों को सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। स्वयं का कर राजस्व यानी कि उत्तराखंड सरकार का जो कर राजस्व है उसमें 25.89% देखने को मिलेगा। अगर लोक ऋण की बात करेंगे तो यहाँ पर 25.21%, और केंद्रीय करों में राज्य अंश, मतलब जो भी केंद्र के कर होते हैं उनमें राज्य का अंश कितना होगा, तो 14.79% आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये हमारे इनकम है उत्तराखंड की। करेत्तर राजस्व और लोक लेखा शुद्धि, ऋणों एवं अग्रिम की वसूली, ये पॉइंट थोड़े से डिफ़िकल्ट हो सकते हैं देखने के लिए, मतलब ये भाषा इसकी क्योंकि अर्थव्यवस्था है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इसी तरीके से इनको लिखना है, ठीक है ना। तो आप लोग इनकी परसेंटेज दे सकते हैं। अगर हम बात करेंगे दोस्तों हमारे राज्य का रुपया जाता कहाँ है, इनकम तो आ गई लेकिन इनकम कहाँ पर इन्वेस्ट होगी, खर्च कहाँ पर कर रहा हमारा देश, हमारा राज्य, तो यहाँ पर अगर हम सबसे ज़्यादा बात करेंगे तो अन्य व्यय सबसे ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद जो नंबर आएगा वेतन भत्ते और मजदूरी आदि में जो भी सैलरीज दी जाती हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा हमको देखने को मिल रहा है 24.98% का। अगर हम निवेश ऋण की बात करेंगे तो 15.23%, और वृहद और लघु निर्माण कार्य जो भी MSMEs वगैरह या फिर वृहद निर्माण कार्य राज्य में किए जाते हैं वहाँ पर हमारा 10% के आसपास है जो कि रुपया जाता है। पेंशन, जो भी हम पेंशन देते हैं, वृद्धा पेंशन की बात करेंगे या फिर अन्य सहायताएं जो भी हम वेलफेयर कार्य करते हैं, वहाँ पर कितना जा रहा है, 9.81% हमारे राज्य का जाता है। ब्याज और लाभांश में 7.96%, और सहायक अनुदान या फिर अंशदान के रूप में 6.24। आप लोगों से यहाँ पर से ये पूछा जाएगा कि सर्वाधिक हमारा जो पैसा है वो कहाँ किस क्षेत्र में जा रहा है, तो वेतन भत्ते और मजदूरी आदि में आप लोग लिखेंगे अगर अन्य व्यय आप लोगों को नहीं दिया होगा तो, ठीक है ना। तो ये था आय और व्यय का ब्यौरा जो कि उत्तराखंड सरकार का है कि कितना रुपया हम उत्तराखंड सरकार कहाँ से प्राप्त करती है और कहाँ पर खर्च करती है। अब देखो थोड़ा और आगे की ओर चर्चा करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं उत्तराखंड बजट के। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे दोस्तों,
अब देखो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे हम लोगों ने बजट की बात की थी, भारत के बजट की ना। तो भारत के बजट में दोस्तों यहाँ पर हमने देखा था सप्तऋषि, यानी कि 7 प्राथमिकताओं में भारत का बजट था। इसी प्रकार केंद्र सरकार के बजट को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार ने भी 7 प्राथमिकताओं को ध्यान में रखा है और उनको फोकस करने की यहाँ पर बात कही गई है। और वो 7 बिंदु क्या हैं, मेंस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, और यहाँ पर हम एक एक करके देखते हैं। जैसे कि आप लोगों से पहला यहाँ पर बता रहा है मानव पूंजी में निवेश, जिसमें हम बात करते हैं पोषण, शिक्षा, प्रशिक्षण, यानी कि सर्वांगीण विकास की हम बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है समग्र कल्याण की दृष्टि से क्षमता संवर्धन द्वारा समावेशी विकास, यानी कि अंतिम छोर तक पहुंचना। जैसे हम लोगों ने बात की थी सप्तऋषि में भारत सरकार का जो 7 प्राथमिकताएं थी उसमें अंतिम छोर तक पहुंचना था, उसी की तर्ज पर ये दूसरा वाला पॉइंट यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। स्वास्थ्य सुविधाओं की सुलभता, ये तीसरा पॉइंट है, यानी कि हेल्थ पर ध्यान देने की बात कही गई है। अगला पॉइंट हम देखेंगे पूंजीगत व्यय में वृद्धि तथा सार्वजनिक संपत्तियों का सर्जन एवं अनुरक्षण। तो ये 4 पॉइंट हो गए। अगला पॉइंट आप लोग देखेंगे निर्बाध एवं सुरक्षित संयोजकता, यानी कि रोड सेफ्टी हो गया। हमने सारा जो विकास है, रोड सेफ्टी, रोपवे का निर्माण करना, मेट्रो निर्माण करना, इनमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ज़्यादा फोकस करेंगे। प्रौद्योगिकी आधारित विकास, यानी कि टेक्नोलॉजी को हम ज़्यादा यहाँ पर तवज्जो देंगे, इसमें इस बात को ध्यान में रखा गया है। इकोलॉजी और इकोनॉमी का संतुलन 7वां पॉइंट है, यानी कि हमारे पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र दोनों का संबंध है, जो कि यहाँ पर हम लोग अच्छी तरीके से निभाएंगे, इस बात के बारे में यहाँ पर बात कही गई है। इसके तहत इकोलॉजी और इकोनॉमी का संतुलन के तहत पहली बार पूंजीगत व्यय का 0.5% जलवायु परिवर्तन शमन के लिए प्रावधान किया गया है। ये बात आप लोगों के एग्जाम में प्री लेवल के लिए पूछी जा सकती है कि जलवायु परिवर्तन शमन के लिए कितने का प्रावधान किया गया है। तो कुल व्यय का 0.5% आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके अलावा यहाँ पर इकोलॉजी और इकोनॉमी का संतुलन बनाने के लिए जैसे सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित दिया गया है। इससे हमारे क्या होगा, जो पर्यावरण प्रदूषण वाली चीज़ें हैं वो कम होंगी, और इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा, होम स्टे को प्रोत्साहन दिया जाएगा, और इलेक्ट्रिक वाहन, ठीक है ना, जैसे आप देखते हैं कि वाहनों से धुआं वगैरह जो भी चीज़ें शोरगुल निकलता है तो प्रदूषण करता है, लेकिन इलेक्ट्रिक वाहन यहाँ पर क्या करेगा, इकोलॉजी का इकोनॉमी से एक बैलेंस बनाने का काम करेगा। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। 7 प्राथमिकताएं उत्तराखंड सरकार के बजट की हैं। अब हम थोड़ा और आगे की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर अभी हम देखते हैं भारत में G20 की अध्यक्षता की जा रही है दोस्तों, ठीक है ना। G20 की अध्यक्षता भारत सरकार के द्वारा की जा रही है। तो इस दौरान 250 से अधिक संगोष्ठियाँ यानी कि मीटिंग होनी है, और ये मीटिंग भारत सरकार के विभिन्न क्षेत्रों में होनी आयोजित तय हैं। उत्तराखंड भी यहाँ पर इसमें आगे आया है, और उत्तराखंड में भी ये संगोष्ठियाँ हैं जो कि आयोजित की जाएंगी G20 की। और उत्तराखंड में कहाँ पर आयोजित की जाने वाली है, तो ये 3 स्थान आप लोगों को ध्यान में रखना है। आने वाले समय में G20 यहाँ पर मीटिंग होने वाली है। जिस दिन मीटिंग होगी तब क्या बातें की जाएंगी वहाँ पर, हम करंट अफेयर में उनको देख लेंगे। फिलहाल आप लोग ये बात ध्यान में रखना कि पहली मीटिंग रामनगर में की जाने वाली है, वैज्ञानिक सलाहकारों की बैठक, यानी कि जितने भी देश होंगे उन सभी के वैज्ञानिक सलाहकार यहाँ पर आएंगे, और जो भी वैज्ञानिक चीज़ें हैं उन पर भी यहाँ पर चर्चाएँ की जाएंगी। तो ये रामनगर में आयोजित की जाने वाली है मार्च के 26 से 28 के बीच में। मई महीने में आप लोगों को ध्यान में रखना है ऋषिकेश में भ्रष्टाचार रोधी जो मीटिंग है वो यहाँ पर आयोजित की जाएगी, और अंतिम मीटिंग जून में आयोजित की जाने वाली है जो कि मुनि की रेती में आयोजित की जाएगी। तो ये तीनों की 3 वेन्यू आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। G20 उत्तराखंड के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। जब ये आयोजित की जाएंगी, यहाँ पर क्या बातें की जाएंगी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो आने वाली हम एग्जाम क्लासों में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर हम बजट की बात करेंगे तो इसके लिए 100 करोड़ रुपये का बजट का प्रावधान किया गया है। ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। पूछा जाएगा G20 के लिए उत्तराखंड सरकार के द्वारा कितने रुपए का बजट का प्रावधान किया है, तो 100 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहेगा। अब थोड़ा और आगे की ओर चलेंगे। देखो, यहाँ पर एक अपनी सरकार पोर्टल है और ई डिस्ट्रिक्ट सुविधा के लिए,
और यहाँ पर अब मैंने कुछ ऐसे पॉइंट बताने की कोशिश करके जो आपके बजट में कुछ योजनाएं हैं या फिर कुछ अन्य ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि करंट अफेयर के लिहाज से आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, तो उनको मैंने बताने की कोशिश करके, जैसे कि अपनी सरकार पोर्टल आप लोगों से पूछा जा सकता है ये किस चीज़ के लिए है, तो ई डिस्ट्रिक्ट सुविधाओं को, जैसे भी जो ई डिस्ट्रिक्ट सुविधाएँ यहाँ पर आयोजित की जा रही हैं भारत उत्तराखंड सरकार के द्वारा, तो वो सारी सुविधाएँ अपनी सरकार पोर्टल पर संचालित की जाएंगी। अब महत्वपूर्ण योजनाओं में अगर हम बात करेंगे, मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना किस क्षेत्र के लिए है? ये माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए यहाँ पर 11 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आपको ये बजट में ये ध्यान में मतलब ये याद करने वाली बात नहीं है कि कितने रुपए यहाँ पर प्रावधान किया गया है, लेकिन कुछ योजनाएं ऐसी हैं जहाँ पर बजट ज़्यादा मात्रा में अलोकेट किया गया है, तो वहाँ पर उस पॉइंट को आप लोग बजट में ध्यान में रख लेना। अभी मैं बताऊँगा कि कौन सा बजट है जो कि आप लोगों को एग्जाम में पूछा जा सकता है, जहाँ पर से आप लोगों को याद करना है। पीएम श्री योजना, पीएम श्री योजना दोस्तों नई शिक्षा नीति के अंतर्गत इस योजना का संचालन भारत सरकार के द्वारा किया गया है, तो ये उत्तराखंड में भी इसके लिए बजट अलोकेट किया गया है। आप लोग ये पाएंगे कि उत्तराखंड में जो ये बजट पारित किया गया है, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्र की जितनी भी योजनाएं हैं या फिर केंद्र की जो विचारधारा है या फिर केंद्र की जो राह है, उस राह पर चलने की कोशिश उत्तराखंड सरकार के द्वारा इस बजट के अंतर्गत की गई है। तो पीएम श्री योजना केंद्र सरकार की है और इसके लिए भी उत्तराखंड सरकार ने अपनी तरफ से 92.78 करोड़ रुपए का बजट पारित किया है। बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए साइकिल योजना आप लोगों को ध्यान में रखना है। साइकिल योजना किससे संबंधित है? बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन करने के लिए, बस इतना आप लोगों को ध्यान में रखना है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए इम्पोर्टेंट है, जब पलायन उत्तराखंड रिवर्स पलायन किया जा रहा था उत्तराखंड के द्वारा कोरोना के बाद, तो 40 करोड़ रुपए का प्रावधान इस समय इस बजट में किया गया है, जिससे कि हम उत्तराखंड में ही स्वरोजगार को विकसित कर सकें। समग्र शिक्षा योजना के तहत इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर सकते हैं, 813.83 करोड़ रुपए, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और ये बजट के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आप लोगों से पूछे जाते हैं कि कितने करोड़ रुपए का बजट किस योजना में दिया गया है, और ये वही योजनाएं होती हैं जो कि इम्पोर्टेंट होती हैं और जिनमें बजट ज़्यादा रुपए का होता है। तो इसलिए आप लोगों को जहाँ पर बजट ज़्यादा रुपए का देखने को मिलेगा, उस बजट को आप लोग थोड़ा सा याद कर लेना कि 813 करोड़ समग्र शिक्षा योजना के तहत उत्तराखंड सरकार के द्वारा जारी किया गया है। इसके अलावा आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि माध्यमिक विद्यालय और छात्रावासों के निर्माण के लिए उत्तराखंड सरकार नाबार्ड के साथ सहयोग कर रहा है, यानी कि यहाँ पर नाबार्ड की हेल्प ली जा रही है माध्यमिक विद्यालय और छात्रावासों के निर्माण के लिए। आप लोगों से पूछा जाएगा कि उत्तराखंड सरकार किसकी सहायता के साथ कार्य कर रहा है? नाबार्ड होगा, आरबीआई होगा, या फिर अन्य बैंक हो जाएगा, विश्व बैंक आ जाएगा ऑप्शन में, तो आप लोगों को नाबार्ड ध्यान में रखना है, इसलिए ये क्वेश्चन लाने का मकसद था मेरा, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे थोड़ा और आगे की ओर। देखो, रोजगार के लिए यहाँ पर उत्तराखंड सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं और कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, ये प्री और मेंस लेवल दोनों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। आप लोगों से मेंस में ये पूछा जाएगा कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा राज्य में रोजगार सर्जित करने के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं, तो आप लोग इन योजनाओं का जिक्र कर सकते हैं और कुछ एक एक बातें यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो मेन से पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये हो गया, और प्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये हो जाएगा कि कौन सी योजना में क्या महत्वपूर्ण प्रावधान है, वो आप लोगों से पूछा जाएगा। जैसे हम बात करेंगे उत्तराखंड में कृषि को ज़्यादा फोकस करने की बात कही गई, जो उद्यान है, पशुपालन है, मत्स्य चीज़ें हैं, डेयरी उद्योग है, पर्यटन, इनको विकास करने के लिए रोजगार यहाँ पर सृजित किया जाएगा। इसके लिए उत्तराखंड सरकार के द्वारा उत्तराखंड वर्क फोर्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की यहाँ पर शुरुआत की गई है और जिसमें 100 करोड़ रुपए का बजट यहाँ पर दिया गया है। मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना, आप लोगों को ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना का संबंध किस क्षेत्र से है, तो रोजगार, स्वास्थ्य या फिर शिक्षा, इस तरीके से आप लोगों से ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो रोजगार इसका संबंध हो जाएगा। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 40 करोड़ रुपए का बजट इंपॉर्टेंट है, 40 करोड़ आप लोगों को ध्यान में रखना है कि उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 40 करोड़ का बजट अलोकेट किया गया है। दोस्तों, अगर हम शिक्षा की बात करेंगे तो शिक्षा स्तर में किस तरीके से उत्तराखंड सरकार के द्वारा कार्य किया जा रहा है, तो उत्कृष्ट
क्लस्टर विद्यालयों की यहाँ पर स्थापना की जाएगी, यानी कि जो भी विद्यालय हैं उत्तराखंड सरकार के, जो सरकारी या फिर गैर सरकारी हैं, वहाँ पर स्मार्ट क्लास के लिए 51 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। ये 51 करोड़ याद नहीं भी रखेंगे चल जाएगा, लेकिन ये उत्कृष्ट क्लस्टर विद्यालय का संबंध किससे है? तो स्मार्ट क्लास जो भी डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ाई की जाती है स्कूलों में, प्रोजेक्टर के माध्यम से और इंटरनेट के माध्यम से, तो उसके लिए स्मार्ट क्लास की यहाँ पर बात की गई है उत्कृष्ट क्लस्टर विद्यालय में। समग्र शिक्षा योजना अभी हम लोगों ने देख लिया, 813.83 करोड़ रुपए इंपॉर्टेंट है। MIS पोर्टल यहाँ पर विकसित किए जाएंगे। दोस्तों, विद्यालयों में 4G और 5G कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी, जिसके लिए MIS पोर्टल की शुरुआत की गई है। MIS पोर्टल क्या है? MIS पोर्टल का मतलब है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए फुल फॉर्म भी। तो 4G और 5G कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना MIS पोर्टल। वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी दोस्तों, इसलिए आप लोग ये ध्यान में रखना कि ये क्लास आपके आने वाले 1 साल के लिए है। तो 1 साल में आप लोगों के 1 घंटा या फिर 1.5 घंटे की अगर क्लास होती है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोगों को इतना देखना चाहिए और पेन और पेपर लेके हाथ में आराम से बैठ के इसको नोट डाउन करें, बार बार रिवीजन करें, क्योंकि ये आंकड़े हैं। जब आंकड़ों को याद करते हैं तो आंकड़े भूले जाते हैं। तो दोस्तों, ये आसान काम नहीं है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। हफ्ते में 15 दिन में इस चीज़ को रिवीजन करेंगे और जब आपका एग्ज़ाम आएगा तो आप लोग डेफिनेटली वहाँ पर सही करके आ जाएंगे। उत्तराखंड से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे तो आज की वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे और बेहतरीन तरीके से इस क्लास को देख के आराम से अपना जो तैयारी है उसको आगे को बढ़ाएंगे। दोस्तों, एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, महिला सशक्तिकरण। उत्तराखंड सरकार के द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं? मेंस में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे लोअर PCS अपर PCS की बात करेंगे, RO ARO की बात करेंगे, वहाँ पर महिला सशक्तिकरण RO ARO में भी आप लोगों को निबंध लिखना है ना। तो मेंस लेवल में RO ARO में उत्तराखंड अपर PCS या लोअर PCS, महिला सशक्तिकरण एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर से आप लोगों को निबंध पूछा ही जाएगा। और ये बात आप लोग गारंटी के साथ नोट डाउन करके अभी लिख लो कि यहाँ पर के जो भी पॉइंट मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोग इनको लिखेंगे तो आपका जो निबंध लेखन है ना वो एक बहुत बेहतरीन हो जाएगा। और निबंध के साथ साथ क्वेश्चन भी, जहाँ पर आंसर राइटिंग आप लोगों को मेंस में करनी पड़ेगी। तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा महिलाओं के विकास के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं, टिप्पणी कीजिए या व्याख्या कीजिए। तो 10 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को ये दे जाएगा ये पॉइंट। और प्री लेवल के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि यहाँ पर हर एक योजना को हम देखेंगे और योजनाओं से एक एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इम्पोर्टेंट है, बड़ा सीरियस होकर आप लोग इस क्लास को देखने की कोशिश करना। और यहाँ पर बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए क्लास को डिज़ाइन किया गया है और मैं आप लोगों को इसकी PDF प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। आप लोग टेंशन ना लें, बस आप लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करें। देखो, महिलाओं की अगर विकास की बात करेंगे, सशक्तिकरण की बात करेंगे, तो समक्ष आंगनबाड़ी एंड पोषण 2 योजना यहाँ पर संचालित की जा रही है। इसके लिए कितने करोड़ रुपए का बजट है? 288.28 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। उत्तराखंड में अभी वर्तमान में कितनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, यानी कि महिलाओं को कितनों को रोजगार मिल रहा है उत्तराखंड में अभी? तो 33,415 महिलाएं हैं जिनको आंगनबाड़ी की माध्यम से, जो भी सहायक हैं या फिर मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, उनको ये रोजगार यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। अब आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि आंगनबाड़ी जो कार्य करती हैं उनके मानदेय में अतिरिक्त वृद्धि दर यहाँ पर की गई है। इस बजट में 1800 रुपये बढ़ाए गए हैं। तो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जाएगा कि कितने रुपए की वृद्धि कर रखी है, तो 1800 रुपये की। अगर हम बात करेंगे मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की, जो आंगनबाड़ी सहायिका होती हैं, उनके आय में 1500 रुपये की वृद्धि की गई है इस बजट के अंतर्गत। तो आप लोग देखेंगे, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आंगनबाड़ी जो महिलाएं हैं उनकी सैलरी कितनी हो गई है? 9300 रुपये अब पर मंथ आप वहाँ पर दिया जाएगा। इसके अलावा अनुपूरक पोषाहार कार्यक्रम यहाँ पर संचालित किया जाएगा आंगनबाड़ियों में। और इसमें कौन लाभार्थी होंगे? 6 माह से 6 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनको क्या किया जाएगा? अनुपूरक पोषाहार कार्यक्रम, यानी कि खाना,
आंगनबाड़ी में भी अब खाना दिया जाता है, भोजन दिया जाता है, तो इसलिए ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इससे हमारे उत्तराखंड के 8,47,000 बच्चे जो हैं वो लाभार्थी होंगे। तो ये अच्छा आंकड़ा है जो कि आप लोग अपने आंसर में लिखेंगे। तो ये यहाँ पर बहुत अच्छा नंबर है जो कि आप लोगों को देखने को मिलेंगे एग्जाम में। राष्ट्रीय पोषण मिशन भी यहाँ पर संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत पोषण संबंधी जागरूकता जन जन तक पहुँचाने के लिए ये योजना को संचालित किया जा रहा है, राष्ट्रीय पोषण मिशन, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय पोषण मिशन का संबंध किससे है? पोषण से संबंधित जो भी कुपोषण वाली चीज़ें हैं, पोषण से संबंधित चीज़ें हैं, इसके लिए जन जागरूकता फैलाई जाएगी। तो ये बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इसके अलावा इस फिगर को आप लोग बड़े ध्यान से देखना, जो कि मैंने आप लोगों के लिए फ्लो चार्ट बना रखा है। मिशन शक्ति, दोस्तों मिशन शक्ति भारत सरकार का एक कार्यक्रम है, ठीक है ना, महिलाओं के लिए, और उत्तराखंड भी इसमें भागीदारी है अपनी सुनिश्चित करता है। तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा इस बजट में मिशन शक्ति के लिए भी बजट प्रावधान किया गया है। अब इसके दो घटक हैं, एक तो है संबल और दूसरा है सामर्थ्य। आप लोग लिख सकते हैं उत्तराखंड ये मिशन शक्ति का जो दो घटक है वो कौन कौन से हैं, संबल और सामर्थ्य। मिशन शक्ति के तहत और कौन सी योजनाएं इससे जुड़ी हुई हैं, जैसे हम बात करेंगे मातृ वंदना योजना की, वन स्टॉप सेंटर, पालना योजना, नारी अदालत, सखी निवास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये सभी कदम हैं जो कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में उत्तराखंड सरकार या फिर भारत सरकार के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। इन योजनाओं को अगर आप लोग लिखेंगे आपका आंसर बहुत बेहतरीन बन जाएगा। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना का संबंध किससे है। तो मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना आंगनबाड़ी केंद्रों में जो भी 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनको एक हफ्ते में 4 दिन दूध दिया जाएगा। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। सप्ताह में 4 दिन दूध उपलब्ध कराने के लिए आंचल का दूध आता है ना, तो ये संबंध किससे हो गया, दूध से हो गया। तो आप लोग ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं थोड़ा बहुत। उसके अलावा मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान योजना भी उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। राज्य में कुपोषण की दर को कम करने के लिए, इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जाएगा कि उत्तराखंड राज्य में कुपोषण की दर को कम करने के लिए कौन सी योजना संचालित की जा रही है। मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान योजना, और इसके तहत 3 से 6 वर्ष के बच्चों को लाभार्थी है जो कि देखने को मिलेंगे। अब इसमें क्या किया जाएगा, जो भी बच्चे हैं उनको एक हफ्ते के में 2 दिन केला दिया जाएगा, चिप्स दिए जाएंगे, अंडा दिया जाएगा। तो ये पोषाहार हैं, ठीक है ना। अगर हम केले की बात करें, अंडे की बात करें, तो ये पोषाहार हैं जो कि 3 से 6 वर्ष के बच्चों को प्रोवाइड कराए जाएंगे आंगनबाड़ी के माध्यम से। अब हम देखेंगे नंदा गौरा योजना महिलाओं के लिए है। नंदा गौरा योजना, इसके लिए आप लोगों को ये ध्यान में रखना है पात्रता पॉइंट ऑफ व्यू से, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना कि प्री एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। नंदा गौरा योजना के लिए निम्न में से कौन पात्र नहीं है, या फिर इसके लिए पात्रता का एक आप लोगों को ऑप्शन बताना है। तो परिवार के प्रथम 2 बालिकाओं को ये दिया जाएगा जन्म के समय में। अगर किसी भी परिवार में पहले की 2 बालिकाएं हैं, अगर तीसरी बालिका होती है तो फिर वहाँ पर तीसरी बालिका को ये लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन पहले की 2 को मिलेगा। तो जन्म के समय 11,000 रुपये और कक्षा 12 की उत्तीर्ण परीक्षा करने पर 51,000 रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी नंदा गौरा योजना के तहत। 2017 से 18 के बीच में, ये पॉइंट आप लोग मेंस में लिख सकते हैं कि 2017 से 18 के बीच में से 2021-22 तक, यानी कि 17 से 21 तक लगभग 82.601 लाभार्थी हैं जो कि यहाँ पर हो रखे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 82,601 लाभार्थी, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इसके लिए बजट का कितना प्रावधान किया गया है नंदा गौरा योजना के लिए, 282 करोड़ रुपए का। अब आप लोगों से पूछा जाएगा मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का संबंध किससे है। तो महालक्ष्मी योजना उत्तराखंड में जो प्रसव गर्भवती महिलाओं का प्रसव किया जाता है अगर अस्पताल में, तो उसके उपरांत माता और शिशु, कन्या शिशु, आप लोगों को ये ध्यान में रखना है, कन्या शिशु लिखा है, पुरुष शिशु नहीं लिखा है यहाँ पर। तो कन्या शिशु की देखभाल के लिए और उनको पोषण युक्त जो भी खाद्यान्न हैं वो किट उपलब्ध कराई जाएगी। तो इसके लिए बजट 19.95 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है, हर एक पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना, ये भी उत्तराखंड सरकार के द्वारा गर्भवती महिलाओं को आंगनबाड़ी के माध्यम से
1 हफ्ते में 2 दिन अंडा और 2 दिन खजूर उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है ना। तो आप लोगों के क्षेत्र में अगर कोई गर्भवती महिलाएं होती है तो उनको हफ्ते में 2 दिन अंडा दिया जाता है और 2 दिन खजूर दिया जाता है, और आंगनबाड़ी के माध्यम से ये चीज़ें दी जाती हैं। दोस्तों तीलू रौतेली पुरस्कार आप लोगों से पूछा जाता है कि इसका संबंध किससे है। तो तीलू रौतेली का संबंध है किससे, कि कोई भी उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को ये पुरस्कार दिया जाता है, और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है ना। अभी 12 महिलाओं को ये पुरस्कार दिया गया था, जिसमें नगद राशि 31,000 की है। ये इम्पोर्टेंट है, 31,000 की नगद राशि। पूछा जा सकता है कि तीलू रौतेली पुरस्कार के तहत कितनी राशि दी जाती है, तो 31,000 दोस्तों। अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जब ये पुरस्कार दिया जाएगा तो उनको उत्कृष्ट कार्य करने के लिए कितने रुपए का अनुदान दिया जाएगा या फिर पुरस्कार दिया जाएगा, 21,000 रुपये। ठीक है ना। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 21,000, और अन्य महिलाएं जो भी उत्कृष्ट कार्य करती हैं सामाजिक क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में कार्य करने के लिए, तो उनको 31,000 रुपये की यहाँ पर पुरस्कार राशि दी जाएगी। तो तीलू रौतेली इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों से ना, तो इसलिए मेरे ख्याल से पटवारी में पूछा गया, आई थिंक जहाँ तक मैं थोड़ा सा मैं याद अगर मुझे आ रही है तो तीलू रौतेली पुरस्कार पूछा गया है। कामकाजी महिला छात्रावास, तो कामकाजी महिला छात्रावास कहाँ पर संचालित किया जा रहा है, आप लोगों से पूछा जा सकता है। हरिद्वार और देहरादून में इनका संचालन किया जा रहा है। जैसे कोई भी कार्य कामकाजी महिला है, अगर हरिद्वार या फिर देहरादून वाले क्षेत्र में जाती हैं और उनको रुकना पड़ जाता है, कभी एक रात के लिए होता है ऐसा कि कभी रुकने की व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो फिर वहाँ पर महिला छात्रावास में रुक सकती हैं, और ये निःशुल्क होगा वहाँ पर, और एक सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा ये माना जाता है। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान में रखना, हरिद्वार और देहरादून में ये संचालित किए जा रहे हैं। दोस्तों वृद्धा पेंशन, आप लोगों को पता है कि वृद्धा पेंशन भी दी जाती है उत्तराखंड में, और इसके लिए पात्रता कौन होगा, तो जिनके पुत्र और पौत्र 20 वर्ष से अधिक आयु के हैं उनको ये दिया जाएगा, और बीपीएल कार्ड धारक होने चाहिए, या फिर जिनकी मासिक आय 4,000 रुपये से कम होगी उनको ये वृद्धा पेंशन योजना से लाभान्वित किया जाएगा। इसके अलावा वृद्धजनों के लिए, जो भी बूढ़े लोग हैं उनके लिए क्या किया गया है यहाँ पर, राजकीय वृद्ध अशक्त आवास गृह कहाँ पर निर्माणाधीन है या फिर निर्माण किया जा रहा है, तो ये उत्तरकाशी। इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से 1 नंबर का प्रश्न प्री में पूछा जाएगा, राजकीय वृद्ध अशक्त आवास गृह उत्तराखंड में कहाँ पर बनाया गया है या फिर कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो उत्तरकाशी आप लोगों का आंसर होना चाहिए। अब हम आगे को बढ़ेंगे। अच्छा, ये तो हम लोगों ने देख लिया। यहाँ पर इस आवास में आप लोगों को निःशुल्क आवास या फिर भोजन उपलब्ध कराया जाएगा, ये बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है ना। स्वास्थ्य की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य क्षेत्र में अगर हम बात करेंगे तो ड्रोन सेवा आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ड्रोन सेवा जो है उत्तराखंड में पायलट प्रोजेक्ट के तहत संचालित की जा रही है। पायलट प्रोजेक्ट वो होता है दोस्तों, जैसे कोई विशाल क्षेत्र है, उत्तराखंड एक विशाल क्षेत्र है, लेकिन किसी योजना को अगर शुरुआत करनी है तो पूरे क्षेत्र में न संचालित करते हुए किसी एक छोटे क्षेत्र में संचालित अगर किया जा रहा है, ये देखा जा रहा है कि यार ये योजना चलेगी या फिर नहीं, इससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है या फिर नहीं। अगर फ़ायदा होगा इस छोटे से क्षेत्र में संचालित करके, तो फिर पूरे विस्तृत क्षेत्र में उसको बढ़ाया जाएगा। तो इसलिए ऐसी योजनाओं को हम पायलट प्रोजेक्ट के तहत संचालित करते हैं। तो ड्रोन सेवा जो है वो पायलट प्रोजेक्ट के तहत देहरादून से उत्तरकाशी के मध्य संचालित की जा रही है। अगर ये सक्सेस होती है तो आने वाले समय में ये पूरे उत्तराखंड में संचालित की जाएगी। और इसके तहत क्या किया जा रहा है दोस्तों, इसके तहत ड्रोन के माध्यम से जो भी दवाई हैं वो घर में पहुंचाई जा रही हैं। जैसे आप लोग स्विगी जोमेटो से भोजन मंगा लेते हैं, अमेजन से कोई भी सामान घर में मंगा लेते हैं, तो ये ड्रोन सेवा से, जो कि एक सरकारी सेवा होगी, उसके माध्यम से आप लोग अपने घर पे दवाइयाँ मंगा सकते हैं। तो ड्रोन के माध्यम से ये पहुंचाई जाएंगी। यहाँ पर देहरादून से उत्तरकाशी में ड्रोन द्वारा 40 मिनट में दवाई पहुँचाएंगी हैं, ये पायलट प्रोजेक्ट के माध्यम से। अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना, आप लोगों से पूछा जाएगा कि अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के तहत उत्तराखंड सरकार के द्वारा कितना बजट का प्रावधान किया गया है, तो 400 करोड़ रुपए उत्तराखंड आयुष्मान के तहत यहाँ पर दिया गया है।
अगला आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखना है, आने वाले एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, जरूर पूछा जाएगा प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या है प्रश्न? निःक्षय मित्र योजना। निःक्षय मित्र, अब ये निःक्षय मित्र क्या है दोस्त? देखो, टीबी मुक्त यानी कि ट्यूबरक्लोसिस, जो टीबी रोग है उसका उन्मूलन करने का जो लक्ष्य रखा गया है, उसके तहत राज्य को, उत्तराखंड राज्य को सेकंड स्थान प्राप्त हो रखा है। ठीक है ना। तो निःक्षय मित्र योजना के तहत क्या है, क्षय रोग उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है राज्य सरकार के द्वारा, टीबी मुक्त का। और इसके तहत जो कार्य उत्तराखंड के द्वारा किया जा रहा है, तो राष्ट्रीय स्तर पर, पूरे देश के स्तर पर उत्तराखंड को टीबी रोकथाम के लिए सेकंड स्थान प्राप्त हो रखा है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इस टाइप के आंकड़े आप लोगों से डायरेक्टली पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चिकित्सा शिक्षा की अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो चिकित्सा के क्षेत्र पर अगर हम बात करेंगे दोस्तों, चिकित्सा शिक्षा की तहत तो आगामी 3 साल का लक्ष्य है, यानी कि 2025 तक का। आप लोगों से पूछा जाएगा कि कब तक का लक्ष्य है, तो आप बोलेंगे 2025 तक का लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? लक्ष्य है दोस्तों, राज्य में कैंसर संस्थान का संचालन किया जाएगा। और ये कैंसर संस्थान कहाँ पर? हल्द्वानी में। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तराखंड राज्य में कैंसर संस्थान कहाँ पर है, तो उत्तराखंड के हल्द्वानी में है। 2 नए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी, कहाँ पर? बाजपुर उधम सिंह नगर में। कोटगी कहाँ पर है? गुप्तकाशी रुद्रप्रयाग में। ठीक है, तो ये 2 सेंटर आप लोगों को ध्यान में रखने हैं, बाजपुर और कोटगी। क्या है इनका महत्व? यहाँ पर 2 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। तो ये चिकित्सा शिक्षा के बारे में आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके अलावा और क्या महत्वपूर्ण है दोस्तों? आई बैंक और कॉर्निया प्रत्यारोपण केंद्र स्थापित किया जा रहा है। आई बैंक यानी कि नेत्र रोगों के लिए, जो भी नेत्र रोग हैं, जैसे कि कॉर्निया प्रत्यारोपण किया जाता है नेत्रदान में, तो इसके लिए दोस्तों राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी है जहां पर ये केंद्र स्थापित किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जाएगा कॉर्निया प्रत्यारोपण केंद्र उत्तराखंड में कहां पर है, तो आप लोग बोलेंगे राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में है। स्किल लैब कहां पर विकसित की जा रही हैं चिकित्सा क्षेत्र में, तो राजकीय मेडिकल कॉलेज देहरादून और हल्द्वानी दोनों जगह में स्किल लैब संचालित की जाएंगी। इसके अलावा लाइफ स्टाइल क्लिनिक कहां पर आयोजित किया जाएगा, संचालित किया जाएगा, तो देहरादून का मेडिकल कॉलेज आप लोगों को ध्यान में रखना है। नवीन मेडिकल कॉलेज कहां पर आयोजित निर्माणाधीन है, ये कार्यरत है, मतलब अभी ये बने नहीं हैं नवीन मेडिकल कॉलेज। और ये कहां पर हैं? रुद्रपुर, हरिद्वार और पिथौरागढ़। 3 ध्यान में रखना है आप लोगों ने, 3 शहर, रुद्रपुर में, हरिद्वार में और पिथौरागढ़ में। यहाँ पर क्या किया जाएगा? आने वाले समय में नवीन मेडिकल कॉलेज हैं जो कि यहाँ पर निर्माणाधीन है, मतलब ये कार्य इन पर शुरू हो चुका है, अभी फाइनल नहीं हुआ है। इसके अलावा आयुर्वेद के क्षेत्र में दोस्तों, उत्तराखंड आयुर्वेद का हब है, पतंजलि यहीं पर है। और इसके अलावा उत्तराखंड में जो भी हमारे वनस्पतियाँ हैं, तो वो सभी आयुर्वेद से संबंध रखती हैं। तो इसलिए उत्तराखंड सरकार के द्वारा 300 आयुष हेल्थ और वेलनेस केंद्र की स्थापना की जाएगी और 150 पंचक्रम केंद्र। तो आप लोगों से पूछा जाएगा कितने पंचक्रम केंद्र, तो आप लोग बोलेंगे 150 पंचक्रम केंद्र। कितने आयुष हेल्थ और वेलनेस केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं आयुर्वेद के तहत, तो 300 आयुष हेल्थ और वेलनेस केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। और ये सभी कार्य अभी कार्यरत हैं या फिर निर्माणाधीन हैं। ठीक है ना। तो ये सारी बातें आप लोगों से पूछी जाएंगी। आप लोग देख ही सकते हैं कि ये जो भी आंकड़े मैं आप लोगों को बता रहा हूँ डायरेक्टली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों को ये क्लास को अच्छी तरीके से देखना है और समझना है, और नोट आप लोगों को ज़रूर कर लेना है क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। दोस्तों अब हम कृषि की बात कर लेते हैं ना, एग्रीकल्चर की। तो एग्रीकल्चर में आप लोगों से बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं दोस्तों, ये बताने वाली बात है नहीं कि क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग खुद ही समझ सकते हैं। क्या क्वेश्चन है? इनाफ पोर्टल पूछे जाते हैं ना, याद आ रहा होगा आप लोगों को कि प्रीवियस में आप लोगों ने कभी भी देखा होगा कि ये पोर्टल का संबंध किससे है। तो इनाफ पोर्टल का संबंध आप लोगों से पूछा जाएगा। जैसे कि आप लोग देखते हैं दोस्तों, हमारे राज्य में या फिर पूरे भारतवर्ष में जो भी आवारा पशु होते हैं, चाहे गाय हो या फिर अन्य पशु हो, वो रोडों में घूमते रहते हैं।
तो रोडों में घूमते रहते हैं तो उनको यहाँ पर कानों में टैग लगाया जाता है, ठीक है ना। तो UID ईयर टैग बोला जाता है उनको, क्या बोला जाता है, UID ईयर टैग बोला जाता है। इसके लिए क्या किया जाएगा, 100% उनको चिन्हित कर पंजीकरण कराया जाएगा उनका, कहाँ पर, इनाफ पोर्टल में। समझ में आ गया होगा इनाफ पोर्टल कहाँ पर है। और ये नेशनल डिजिटल लाइव स्टॉक मिशन के तहत किया जा रहा है, जिसमें गोवंशी और महावंशी पशुओं को UID ईयर टैग द्वारा 100% चिन्हित कर करके पंजीकृत किया जाएगा। एक देश एक बाजार, दोस्तों ये एक देश एक बाजार, एक जिला एक उत्पाद, इस तरीके की चीज़ें अब भारत में चल रही हैं, ठीक है ना। तो इसके तहत जो भी एक देश है एक बाजार, इसके तहत ई नाम परियोजना संचालित की जा रही है। और ई नाम का मतलब है जो भी हमारी मंडियां होती हैं जहां पर विपणन कार्य किया जाता है, जहां पर किसान अपनी फसल को बेच सकता है, तो उन मंडियों को अब क्या किया जाएगा, कंप्यूटरीकृत किया जाएगा, यानी कि वहाँ पर डिजिटलाइजेशन किया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण कदम आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जहाँ पर डिजिटल के रूप में ई मंडियों को जोड़ा जा रहा है, ई नाम पोर्टल के माध्यम से, फिर या फिर ई नाम परियोजना के माध्यम से। आप लोगों से पूछा जाएगा कि ई नाम क्या है, तो मंडियों को कंप्यूटरीकृत करना है ई नाम परियोजना। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिख लेना यार। अब यहाँ पर देखो स्टेट मिलेट मिशन, ये सभी हम बात कर रहे हैं कृषि की, तो स्टेट मिलेट मिशन है जो कि यहाँ पर उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसके तहत श्री अन्न उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि ये क्या है, मतलब जैसे अगर हम बात करेंगे भारत का बजट, मैंने जब आप लोगों को भारत का बजट बताया था तो उसमें भारत सरकार के द्वारा श्री अन्न योजना संचालित की जा रही थी, और उसमें आप लोगों को मैंने बताया था कि मोटे अनाज जैसे बाजरा, ज्वार, रागी, कोदो हो गया, ये सभी उत्तराखंड में उगाई जाती हैं फसलें, और इनको बढ़ावा दिया जाएगा क्योंकि ये क्या होती है, हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती हैं। चाहे हम बाजरा की बात करेंगे, चाहे हम मडुआ की बात करेंगे, चाहे हम ये जो भी मोटे अनाज उत्तराखंड में उगाए जाते हैं वो क्या होते हैं, हमारे स्वास्थ्य के लाभवर्धक होते हैं। इसलिए इनको हम लोगों ने श्री अन्न उत्पाद कहा है दोस्तों। हम लोगों ने भारत के बजट में भी देखा था श्री अन्न, और इस बजट में भी हम लोग देख रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट है। एक बात आप लोगों को ये भी ध्यान में रखनी है कि भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2023 को बाजरा वर्ष घोषित किया गया है, या फिर आप लोगों से कहा जा सकता है मिलेट वर्ष। मिलेट वर्ष आप लोगों को ध्यान में रखना है, तो ये 2023, और ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है, यानी कि पूरे देश में, पूरे देश के अलावा पूरे विश्व में ये मिलेट वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, ठीक है ना। पूरे विश्व में ये मिलेट वर्ष मनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट है आने वाले 1 साल तक के लिए। अब देखो यहाँ पर आने वाले 3 साल का जो लक्ष्य है, यानी कि 2025 तक का, तो यहाँ पर 6 एरोमा वैलियाँ हैं, घाटियाँ हैं जो कि विकसित की जाएंगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, 6 की 6 आप लोगों को याद करनी है। कौन कौन सी हैं देख लो। तो ये फसल विशेष के लिए पर आधारित हैं, जैसे कि लेमन ग्रास और मिंट वैली, कहाँ पर आई है ये, हरिद्वार में। सिनामन वैली कहाँ पर, नैनीताल और चंपावत में। इनको विकसित किया जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। आप लोगों से पूछा जाएगा कि सिनामन वैली कहाँ पर है, नैनीताल और चंपावत में। डेमेस्क गुलाब वैली कहाँ पर है, चमोली और अल्मोड़ा में। मिंट वैली उधम सिंह नगर में। तिमूर वैली, तिमूर का उत्पादन बढ़ाने के लिए पिथौरागढ़ में। लेमन ग्रास वैली पौड़ी में। तो ये 6 की 6 वैलियाँ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। जैसे कि आप लोग अभी तक फ्लावर वैली, फूलों की घाटी को ध्यान में रखते आए हैं चमोली के, वैसे ही अब आप लोगों को ये 6 की 6 वैलियाँ भी ध्यान में रखनी है। तो काम बढ़ गया है और इसलिए आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी है, ठीक है ना। दिन प्रतिदिन मेहनत बढ़ती ही जा रही है और कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, इसलिए आप लोग इन बातों को ध्यान में रखें कि आप लोगों को मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। जितना ज़्यादा जहाँ से मिलता है उतना गेन कर लो और अपनी तैयारी को बहुत अच्छा करने की कोशिश करो, क्योंकि 2023-24 ऐसा वर्ष है जहाँ पर वैकेंसीज आई हैं और इसके बाद फिर पंचवर्षीय योजनाएँ बन जाएंगी। तो इलेक्शन है 2024 में, उससे पहले आप लोग निकल लें कहीं पर भी, तो इसलिए मेहनत ज़्यादा करनी है। तो ये सारी चीज़ों को आप लोगों को नोट डाउन करके पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। याद नहीं होगा तो करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है, देयर इज़ नो चारा,
ठीक है ना, कोई चारा नहीं है भाई मेहनत के अलावा। मछली की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो समुचित विपणन हेतु कोल्ड चेन डेवलपमेंट के लिए नाबार्ड के माध्यम से प्रोजेक्ट यहाँ पर चलाया जा रहा है। तो यानी कि आप लोगों को ध्यान में रखना कि मछली के विपणन के लिए उत्तराखंड सरकार नाबार्ड के सहयोग से एक प्रोजेक्ट चला रही है, जिसके तहत 3 प्रसंस्करण यूनिट और 2 कोल्ड स्टोरेज है जो कि उत्तराखंड के द्वारा निर्माण किए जाएंगे। तो ये यहाँ पर ये ध्यान में रखना कि नाबार्ड, तो नाबार्ड इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो नाबार्ड की मदद से यहाँ पर मछली उत्पादन में बढ़ावा दिया जाएगा। दोस्तों आप लोगों से पूछा जा सकता है कि पीएम कुसुम क्या है दोस्तों, पीएम कुसुम आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो अभी आप लोगों को ध्यान में रखना है कि 2023 जनवरी तक, अभी नवीन आंकड़े हैं, 2023 जनवरी तक किसानों के संचालित 316 डीजल पंप सेट को सोलर पंप सेट में परिवर्तित किया गया है। पीएम कुसुम योजना क्या है, आप लोग कहेंगे जो किसान होते हैं सिंचाई के लिए डिजिटल पंप सेट का यूज़ करते हैं अपने खेतों में, ठीक है ना, सिंचाई के लिए डिजिटल जो इंजन है उसका प्रयोग करते हैं, उसके स्थान पर अब क्या परिवर्तित किया गया है, 316 डिजिटल पंप सेट को परिवर्तित करके सोलर पंप सेट में परिवर्तित किया गया है। यानी कि अब सूर्य की जो ऊर्जा है उसके माध्यम से पंप सेटों को संचालित किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर इको सिस्टम की बात की जा रही है, यानी कि यहाँ पर हरित पर्यावरण की बात की जा रही है, ग्रीन एनर्जी की बात की जा रही है। तो पीएम कुसुम का संबंध आप लोगों को पता चल गया होगा। प्लास्टिक पार्क कहाँ पर निर्माणाधीन है, कहाँ पर संचालित किए जाएंगे, सिटकुल में कौन कौन से सिटकुल, सितारगंज फेज़ 2 और उधम सिंह नगर का रुद्रपुर में यहाँ पर प्लास्टिक पार्क विकसित किए जाएंगे। तो ये बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। दोस्तों अभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया था और ये यहाँ पर बजट में इस बात को बताया भी गया है। क्या बताया गया है, देश का पहला प्रथम ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस कहाँ पर आयोजित की गई है, तो देहरादून में फरवरी 2023 में आयोजित की गई है, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर हम बात करेंगे सड़क की, तो ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 3 का यहाँ पर शुभारंभ किया जाएगा। 2025 तक का लक्ष्य है 2288 किलोमीटर रोडों का विकास यहाँ पर किया जाएगा, नेशनल हाईवे बनाए जाएंगे। तो ये विकास के पथ पर है जो कि उत्तराखंड को ले जाया जा रहा है और उसके लिए कनेक्टिविटी, रोडों की कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। और जब रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होगी तो फिर क्या किया जाएगा, पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों रोडों को अच्छा करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2025 तक 2228 किलोमीटर की यहाँ पर इसको दूरी तय की जाएगी। मेट्रो रेल है जो कि ये भी उत्तराखंड में यहाँ पर संचालित की जा रही है और ये कार्य निर्माण पर है। कहाँ पर, देहरादून में। 101 करोड़ रुपए का बजट मेट्रो के लिए यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है। दोस्तों रोपवे की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर यमुनोत्री रोपवे उत्तरकाशी में आयोजित किया गया है, मतलब ये निर्माणाधीन है। यमुनोत्री रोपवे आप लोगों को ध्यान में रखना है उत्तरकाशी में। इसके अलावा हेमकुंड साहिब यात्रा और केदारनाथ धाम यात्रा, ये 2 यात्राएं ऐसी हैं जहां पर भी अब रोपवे से पहुंचा जाएगा और ये रोपवे यहां पर निर्माणाधीन है। हेमकुंड साहिब के लिए कौन सा रोपवे है, गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब। और अगर हम केदारनाथ धाम के लिए बात करेंगे तो सोनप्रयाग से केदारनाथ तक के लिए ये केदारनाथ रोपवे का निर्माण किया जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम के लिए, हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए कौन सा, गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, इसके अलावा उत्तराखंड सरकार के द्वारा पर्यटन को और बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड में जो परिवहन है उसको विकसित करने के लिए एयरपोर्ट, जो हमारे हवाई अड्डे हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विकसित किया जा रहा है। और देहरादून का जॉली ग्रांट, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विकसित किया गया है। और पंतनगर का, तो ये 2 हवाई अड्डे आप लोगों को ध्यान में रखने हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यहाँ पर सुविधाएं प्रोवाइड कराई जा रही हैं और ये कार्य निर्माणाधीन है, ये कार्य अभी वर्तमान में संचालित किया जा रहा है।
अब मैंने आप लोगों से जैसे कहा कि डिजिटल युग चल रहा है ना, डिजिटल युग चल रहा है, तो डिजिटल क्रांति एक तरीके से आप लोग कह सकते हैं। तो हर फील्ड में ये देखने को मिल रही है हमको आज। ऐसे ही परिवहन के क्षेत्र में भी डिजिटल क्रांति आ रही है, और आप लोग देखेंगे वाहन 4.0 और सारथी 4.0 क्या है, वेब पोर्टल है, जिसके माध्यम से आप लोग क्या करेंगे, परिवहन सुविधाएं हैं। जैसे कि आप लोग देखते हैं दोस्तों कि आप क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए ऑनलाइन टिकट आवेदन कर सकते हैं, अपना डीएल ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब कहाँ पर आयोजित की जा रही हैं, वेब पोर्टल में। और वेब पोर्टल कौन सा है, सारथी 4.0, वाहन 4.0। ये दोनों पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। परिवहन संबंधी ऑनलाइन सेवाएं को संचालित करने के लिए ये दो वेब पोर्टल है जो कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। ग्राम्य विकास महायोजना, तो ग्राम्य विकास महायोजना जैसे कि नाम से ही पता चला है हमको, ग्रामीण विकास, गाँव के सुनिश्चित विकास हेतु ये योजना चलाई जा रही है। तो ये भी आप लोगों के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों अभी स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 हुआ था, उसमें उत्तराखंड को 6 पुरस्कार दिए गए हैं। ये बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब देखो इनमें से जैसे ये 6 पुरस्कार कौन कौन से, मैंने यहाँ पर आप लोगों को नहीं कराए हैं। आने वाले समय में जो भी उत्तराखंड की करंट अफेयर की क्लास होंगी उनमें इन चीज़ों को मैं आप लोगों को और डिटेल में डिस्कस करा दूंगा, ठीक है ना। तो आप लोग इस बात को टेंशन मत लेना, इन चीज़ों को आप लोगों को और डिटेल में बढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये बजट है तो इसमें बजट में आप लोगों को इसका सार दिया जाता है, यानी कि एक समरी दी जाती है। और ये समरी अब आने वाले समय में जब कार्य निर्माणाधीन होंगे, जो भी योजनाएं संचालित की जा रही हैं उन पर क्या क्या स्टेप लिया जा रहा है, तो धीरे धीरे करके जब काम उन पर होगा और धीरे धीरे करके उनमें नई नई चीज़ें आएंगी तो वो करंट अफेयर बनते जाएंगी। और जब करंट अफेयर बनते जाएंगे आप लोगों के लिए यहाँ पर क्लास लाई जाएंगी। तो ये बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नगर निकाय देवप्रयाग को राष्ट्रीय स्तर का हिमालयी राज्य श्रेणी में पहला पुरस्कार प्रदान किया गया है। दोस्तों राष्ट्रीय स्तर पर हिमालयी राज्य श्रेणी में पुरस्कार किसको दिया गया है, तो देवप्रयाग नगर निकाय को दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब आप लोगों को ध्यान में रखना है जैसे कि सुरक्षा होती है दोस्तों, जैसे हम बात करते हैं सेफ्टी की, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, बच्चों की सुरक्षाओं की बात करते हैं, या बुजुर्गों की, या किसी की भी सुरक्षा। तो इसके लिए सबसे आजकल क्या देखने को मिल रहा है हमको, ऑनलाइन क्राइम। ऑनलाइन हम लोग देखते हैं क्राइम को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है आजकल। कोई भी मिसयूज, किसी की भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का मिसयूज किया जा रहा है। तो ये सभी चीज़ें कहाँ पर आती हैं, साइबर क्राइम में आती हैं, ठीक है ना। किसी महिलाओं का फ़ोटो ब्लैकमेल करके इधर उधर कर देना, ये करना वो करना, तो ब्लैकमेलिंग के तहत रुपया मांगना, फिरौती मांगना, तो ये सारे काम साइबर क्राइम के अंतर्गत आते हैं। और इसके लिए ई थाने की स्थापना उत्तराखंड सरकार के द्वारा देहरादून में की जा रही है, जहां पर FIR आप लोगों को ऑनलाइन दर्ज कराने की सुविधा दी जा रही है। तो ऑनलाइन माध्यम से आप लोग क्या कर सकते हैं, देहरादून पुलिस स्टेशन में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन देहरादून जो है वहाँ पर ऑनलाइन FIR दर्ज करा सकते हैं। आई होप ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। दोस्तों अब हम बात करेंगे NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने एक रिपोर्ट जारी कर रखी है, उसके माध्यम से हमको ये पता चला है कि लूट, चोरी या फिर संपत्ति बरामदी में राष्ट्रीय औसत कितना है, 30% का है। लेकिन अगर इसमें बात करेंगे उत्तराखंड का, तो उत्तराखंड में यहाँ पर 68% है, और देश में पहला स्थान यहाँ पर उत्तराखंड को दिया गया है। तो इम्पोर्टेंट है, NCRB के डाटा के अनुसार लूटी, चोरी, संपत्ति बरामदी में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, पहला स्थान है। 68% यहाँ पर ये चीज़ें रिकॉर्ड की गई हैं, तो इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर देख लेते हैं टॉप 10 थानों में, देश के सर्वश्रेष्ठ टॉप 10 थानों में उत्तराखंड का कौन सा थाना है, बनबसा। बनबसा थाना आप लोगों को ध्यान में रखना है, इसको तीसरा स्थान है जो कि यहाँ पर मिला है दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरा बजट है जो कि इम्पोर्टेंट जो चीज़ें थी, मतलब इसमें बहुत चीज़ें छूटी हैं अभी, ऐसा नहीं है कि ये पूरा कंप्लीट बजट मैंने आप लोगों को करा दिया है।
लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंप्लीट है। मतलब बहुत चीज़ें इसमें से आप लोगों से पूछी जाएंगी, और मैं इसको टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप लोग टेलीग्राम से इसकी PDF ले सकते हैं। और मैं जो मेन बजट है उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो बजट है उसकी PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग दोनों PDF देखकर अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। आप लोगों को ऑल द बेस्ट, अच्छे तरीके से पढ़ाई करें, खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू सो मच।